हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएसटी नेट स्टडी में। बच्चों, आज का ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, ये हमारा यूनिट 4 का ही जा रहा है। यूनिट 4 यानी कि माइकोलॉजी, यानी कि फंगस की स्टडी। तो फंगस में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे बच्चों अलग अलग सब डिविजन्स के बारे में, और ये भी साथ साथ देख रहे थे कि हर एक सब डिविजन के अंदर आपको क्या क्या जीनस है जो कि पढ़ने हैं। उसी में हम लोग कंटिन्यू करते हुए बच्चों आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सब डिविजन बेसिडियो माइकोटिना के अंदर आपको क्या क्या जीनस पढ़ना है। लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक आप लोग को जीनस पढ़ाया था बेसिडियो माइकोटिना में। आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। याद करिए, लास्ट लेक्चर में मैंने पक्सीनिया बताया था। पक्सीनिया की लाइफ साइकिल कैसी होती है, कैसा उसका स्पोर दिखता है, उसके कलर्स कैसे होते हैं, कैसे वो एक ऐसा फंगस है जो कि ढेर सारे स्पोर्स अपनी एक लाइफ साइकिल में बनाता है ना। ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था बच्चों। पक्सीनिया जीनस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीनस है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आज फिर से एक बार काउंट करा दे रही हूँ। ठीक, चलिए बच्चों, तो कंटिन्यू करते हैं और आज देख लेते हैं हम लोग को हमारे बेसिडियो माइकोटिना के अंदर में आप लोग को क्या क्या और जीनस है जो कि पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए, हाँ, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को आज जानना है बच्चों अगैरिकस। लास्ट क्लास में हमने पक्सीनिया पढ़ा था, आज के इस क्लास में हम जानेंगे अगैरिकस के बारे में। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कि अगैरिकस जो है वो कैसे होते हैं देखने में, कैसा इनका पूरी तरह से देखने में रहेंगे, कैसे इनकी लाइफ साइकिल चलेगी, किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ये सब देखेंगे। और ये सब पढ़ते टाइम बच्चों हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है ये किसके अंदर में आ रहा है, बेसिडियो माइकोटिना के अंदर। ये जो जीनस है ये बेसिडियो माइकोटिना में, और बेसिडियो माइकोटिना की अपनी क्या कैरेक्टर्स, क्या उनकी खूबियां थी, इनके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्या थी बच्चों बेसिक सी सबसे खास बातें इनकी। हाँ, तो ये जो बेसिडियो माइकोटिना होते हैं बच्चों, इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये सेक्सुअल स्पोर्स जो बनाते हैं उनको कहा जाता है बेसिडियोस्पोर्स, कहा जाता है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये यहाँ पे क्या करते हैं, आपने जैसे पक्सीनिया पढ़ा था तो उसमें देखा था कि बेसिडियोस्पोर्स के अलावा भी कुछ और स्पोर्स बनते हैं, है ना। टेलियोटोस्पोर्स देखा था आपने, यूरिडोस्पोर्स देखा था, और भी ऐसे ढेरों सारे स्पोर्स आपने पढ़े थे। ठीक है, टोटल 5 तरह के उधर स्पोर्स पढ़े थे, बट जो मेन इंपॉर्टेंट स्पोर है जो कि जर्मिनेट करता है, एक नया बॉडी बनाएगा फंगस का, वो बेसिडियोस्पोर ही होता है। वो आपने उधर भी देखा था पक्सीना के केस में, और आज जो हम जीनस पढ़ रहे हैं अगैरिकस, इसमें भी आप कुछ ऐसा ही देखेंगे। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बॉडी है। कैसा होता है अगैरिकस बच्चों? अगैरिकस मतलब ना मशरूम। याद करिए, लास्ट क्लास में जब हमने बेसिडियो माइकोटिना के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि कैसे जो इनकी बॉडी है वो कैसे क्लब शेप की होती है ना, और कुछ ऐसा ही शेप लिए हुए मशरूम्स पाए जाते हैं इनमें। ये जो ऐसा जीनस है बच्चों जिसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे ही यहाँ पे ऐसे मशरूम्स आए जो कि आप खाने लायक होते हैं। कुछ ऐसे भी इसमें मशरूम्स आते हैं जो कि खाने लायक नहीं होते, पॉइजनस भी होते हैं, है ना। आप हर तरह का मशरूम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जो बच्चों फंगस में जिसको आप स्पेसिफिकली मशरूम्स कहते हैं वो अगैरिकस के अंदर आता है। अगैरिकस का दूसरा सिंपल नाम मशरूम्स है। इनके बारे में जान लेते हैं। अगैरिकस बच्चों एक तरह का क्या है, सैप्रोफाइट होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सैप्रोफाइट है जो कि आप समझ ही गए होंगे कि सैप्रोफाइट्स ऐसे फंगस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक लिविंग बॉडी से ना देखकर एक डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, है कि नहीं। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। चलो, तो ये एक सैप्रोफाइट्स होते हैं, और सैप्रोफिटिक फंगस होने के साथ साथ इनको हम लोग कॉमन नेम से क्या जानते हैं, मशरूम्स जानते हैं। इसके अलावा ये फेरी रिंग्स भी बनाते हैं। अगर आप इन मशरूम्स को देखेंगे उल्टा करके तो अंदर की तरफ से आपको ये ऐसा दिखेंगे। देखा होगा ना, मशरूम्स जो भी ऐसे आसपास भी उगते हैं जो थोड़े जंगली होते हैं, खाने लायक तो नहीं होते, लेकिन उनके अंदर आपको ये रिंग्स जरूर देखने को मिलेंगे। अगैरिकस स्पीशीज जो है देखिए दोनों तरह से होते हैं, ये पॉइजनस भी होते हैं और इनके कुछ स्पीशीज खाने लायक भी होते हैं, एडिबल भी होते हैं। हैबिटेट और हैबिट की अगर बात करें तो जो अगैरिकस है, देखिए भाई है तो फंगस ही, और आपने अभी तक जितने फंगस पढ़ते आ रहे हैं उसमें आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जो फंगस है
वो डैम्प प्लेसेस पे पाया जाता है ना, जहाँ पे बहुत नमी होती है, मॉइस्चर होता है, या ऐसी लकड़ी के ऊपर ये पाए जाएंगे जो कि सड़ रही है, रॉटन वुड है, या डेड और डिकेइंग मैटर पे भी ये पाए जाते हैं, जो चीजें सड़ रही गल रही है, ऐसी चीजों पे, मेन्योर पे, तो ग्रास पे, ये सारी जगह पे ये मशरूम्स जो है या ये अगैरिकस जो है ये ग्रो करता है। ठीक, अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो वेजिटेटिव बॉडी जो है, मतलब जो मेन बॉडी आपको दिखती है, ऑब्वियसली बात है फंगस की बात हो रही है तो माइसीलियम होगा, और माइसीलियम क्या था बच्चों, ग्रुप ऑफ फंजाई, है कि नहीं। ठीक है, जिसके अंदर जो हाइफी होता है वो दो फेज से गुजरता है। अगैरिकस में ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां से आपको फोकस करना है, ध्यान से समझिएगा। इनका जो माइसीलियम है बच्चों, मतलब इनके अंदर जो हाइफी है वो दो स्टेज से गुजरता है, दो स्टेजेस इसके अंदर इसके लाइफ साइकिल में आएगी। पहले फेज जो आता है इसमें क्या होता है कि जो माइसीलियम है ये मोनोकैरियोटिक होता है। अब ये मोनोकैरियोटिक का मतलब क्या है, तो मोनो मतलब क्या होता है बच्चों, वन, कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जब एक ही न्यूक्लियस माइसीलियम में हो तब उसे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहेंगे। ये पहला स्टेज है जिसके थ्रू इनका माइसीलियम गुजरता है। और ये जो प्राइमरी माइसीलियम है इसमें ऐसे हाइफी होते हैं जो कि बहुत कम समय के लिए जिंदा रहते हैं, और लेकिन इनके अंदर काफी ब्रांचिंग होती है, और ये सेप्टेट भी होंगे। सेप्टेट हाइफी कहां से बनना शुरू हुआ था बच्चों, एस्कोमाइकोटिना से ही, है ना। अब इनका जो माइसीलियम है वो किससे प्रोड्यूस होता है, जब बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दी गई है कि मैंने शुरू में ही बताया कि बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर कोई भी जीनस देख लीजिए, उनके अंदर बाकी और भी एक दो स्पोर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेन सेक्सुअल स्पोर है वो बेसिडियोस्पोर ही होता है। मतलब इसी के अंदर, इसी स्पोर के अंदर वो क्षमता है कि ये एक नई बॉडी बना पाए किसी भी नए फंगस की। ठीक, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अगैरिकस जो है इसका अगर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनना है तो वो किससे बनेगा, जब बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेगा, मतलब बेसिडियोस्पोर में से जब बॉडी निकलेगी उससे जो माइसीलियम बनेगा वो कौन सा माइसीलियम होगा, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। मतलब इस स्पोर से जो माइसीलियम निकलता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अब आता है बच्चों इसमें दूसरा स्टेज। एक स्टेज तो हो गया जिसमें जो भी अगैरिकस है वो अपने पहले स्टेज में माइसीलियम बनाता है जो कि मोनोकैरियोटिक होता है। अब लेकिन इसके अंदर दूसरा स्टेज भी आता है इस माइसीलियम के अंदर, क्या है वो दूसरा स्टेज, तो इस स्टेज में आप देखेंगे तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें माइसीलियम जो है वो बाइन्यूक्लिएट हो जाता है। मतलब इसके अंदर जो माइसीलियम होगा, इनके अंदर जो सेल्स होंगे वो सेल्स में हर एक सेल में कितना न्यूक्लियस होगा, दो दो न्यूक्लियस होगा। तो ये चीज इधर देखने को आपको मिलेगी। तो ये कहां से डेवलप करता है, जब डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है हाइफी का, जब भी प्राइमरी माइसीलियम में। तो प्राइमरी माइसीलियम के जब जो आपके न्यूक्लियस होते हैं वो जब फ्यूज करने लगते हैं, या तो कह लो वो आपका कैरियोकाइनेसिस या कैरियोगैमी होने से पहले जब एक साथ में प्रेजेंट है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटाइजेशन। ठीक है, जिसे आपने आम शब्दों में डाइकैरियन बोला था, डाइकैरियोटिक स्टेज बोला था, याद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो न्यूक्लियस जो है वो एक साइटोप्लाज्म में तो होते हैं लेकिन दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज नहीं करते हैं। तो यही चीज आपको इधर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सिंपल है एकदम बच्चों कि पहला वाला जो हाइफी है इस ये एक तरह से मोनोकैरियोटिक है, मतलब इसके एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, जबकि दूसरे फेज का जो ये माइसीलियम है इसके एक सेल में दो न्यूक्लियस होगा। सबसे मेजर यही दो डिफरेंस है। तो ये माइसीलियम में याद रखिएगा कि ये दो स्टेज से अगैरिकस जरूर गुजरेगा, उसकी माइसीलियम जरूर गुजरेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन याद करिए, मैंने बताया था बच्चों की बेसिडियोमाइकोटिना में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होता है, बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू। ठीक, तो ये चीजें याद रखेंगे बच्चों, भूल नहीं जाएंगे, याद रखिए ये सारी चीजें, आपको अब एग्जाम्स काफी अब पास आ रहे हैं। अगैरिकस जो है ये असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा पाता है कुछ हद तक। ठीक है, देखिए एक्सेप्शंस हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि असेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं। ठीक, तो क्लेमाइडोस्पोर्स यहाँ पे बनेंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पे क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। और ये बेसिडियोस्पोर तब बनेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेज हो जाएगी कंप्लीट, पहला प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी और तीसरा मियोसिस। तो यही दिया है कि ये बेसिडियोस्पोर्स तभी बनेंगे जब प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई यही ना होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंबाइन कर दीजिए तो बन गया भाई ये इनका लाइफ साइकिल। तो यही जो आपके सामने दिख रहा है ये है अगैरिकस का लाइफ साइकिल। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए मेन बॉडी है, तो देख रहे हैं कैसी बॉडी है,
एकदम क्लब शेप की, है ना, जो कि पूरी तरह से बेसिडियोमाइकोटिना का कैरेक्टर है। इसके अंदर ये आपको रिंग्स भी देखने को मिल रहे हैं। इनकी ये जो बॉडी पार्ट है इसको हम लोग कैप कहते हैं। ये जो नीचे का पार्ट है इसको स्टाइप बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो एक पोर्शन है, इसके गिल का एक जो पोर्शन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वहां से बेसिडियम बन रहे हैं। अब बेसिडियम होगा तो इसके ऊपर क्या बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बेसिडियम है इसके अंदर देखिए 2 न्यूक्लियस दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है, न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज कर रहा है। तो इनमें ये जो दोनों न्यूक्लियस था इस बेसिडियोस्पोर के अंदर, ये दोनों फ्यूज कर गया और दोनों के फ्यूजन से ही क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट बन गया, अब जाइगोट बन गया तो भाई मियोसिस होगा, है ना। और मियोसिस होने के बाद में इसी बेसिडियम के ऊपर क्या होगा, ढेर सारे बेसिडियोस्पोर बन जाएंगे। क्योंकि आपने पढ़ा है ना भाई कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तब जाके बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो इसीलिए देखिए ये पूरे स्टेज से गुजर रहा है। पहले इसका प्लाज्मोगैमी हुआ, फिर कैरियोगैमी हुआ, फिर जाके मियोसिस हुआ, तब जाके देखिए इसके ऊपर ये स्पोर्स बन रहे हैं जिसे हम बेसिडियोस्पोर कहेंगे। अब ये जो बेसिडियोस्पोर है ये क्या करेगा, ये स्पोर जब बाहर रिलीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक नई बॉडी वापस से बनाएगा। हर एक बेसिडियोस्पोर क्या करेगा, एक प्राइमरी माइसीलियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों आपने इधर पढ़ा कि जो यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स है उसी के जर्मिनेशन से यहाँ पे माइसीलियम बनता है और वो प्राइमरी माइसीलियम है। तो बेसिडियोस्पोर्स जब यहाँ पे भी देखिए जर्मिनेट करेगा तो इसी से देखिए इधर साफ साफ लिखा है कि 2 तरह के प्राइमरी माइसीलियम बनेंगे। ठीक, तो ये चीज इधर भी हो रही है, बेसिडियोस्पोर निकला और ये प्राइमरी माइसीलियम बना। अब ऑब्वियसली बात है ये सब यूनिन्यूक्लिएट होंगे, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। हर एक हाइफी में आप देखेंगे कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, तो मोनोकैरियोटिक हाइफी हुआ ना, तो ये हो गया प्राइमरी माइसीलियम। अब इसी से आगे जाके क्या बनता है, सेकेंडरी माइसीलियम भी बनता है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आगे चल के वापस से ये जो इससे स्पोर्स निकल रहे हैं वो वापस से एक नई बॉडी क्या बना ले रहा है, एक नई बॉडी आपका पूरे मशरूम या अगैरिकस का डेवलप कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों कुछ लाइफ साइकिल चलती है किसकी, यहाँ पे अगैरिकस की। याद रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है किसके जरिए होता है, स्पोर का नाम याद रखना जरूरी है और वो है क्लेमाइडोस्पोर। इसका नाम अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, तो ये देखिए इनका बॉडी के बारे में थोड़ा सा डिटेल इधर देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो नीचे वाला ये जो पार्ट है इसको गिल्स कहा जाता है। इसको मैं थोड़ा लेबल करवा दे रही हूँ। ये देखिए बच्चों ये जो नीचे का ये पार्ट है ना जो कि ग्राउंड में या जमीन में धंसा हुआ पाया जाता है जहां से ये मशरूम उगता है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टाइप। ठीक, इसके ऊपर वाला जो ये इतना पोर्शन आपको दिखता है इसको कहा जाता है वेलम। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो भी ये क्लब शेप का फंगस होता है ये इसके अंदर से देखेंगे तो आपको ढेर सारी लाइनिंग्स दिखेगी, ऐसी पतली 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 ढेरों लाइनिंग। इन लाइनिंग्स को बोलते हैं गिल्स। और ऊपर का ये जो कैप वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलियस। ये इतने पार्ट्स होते हैं जो कि अगैरिकस की बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि इनका जो ये बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये किस तरह से जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज जो है स्पोर्स का मतलब स्पोर्स का जो है बॉडी से बाहर निकलना वो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट की मेथड से होता है। पानी की एक बूंद होगी वो किस तरह से काम करती है कि वो बेसिडियोस्पोर इनकी बॉडी में से निकलकर एनवायरमेंट में फैल जाता है वो इधर बताया गया है। तो यहाँ पे जो बेसिडियोस्पोर्स हैं जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकलते हुए स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, बॉडी से बाहर निकलते हुए स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे और उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, हाइलम कहा गया है। ठीक है, जहां से बेसिडियोस्पोर और स्टिग्मा जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। एक छोटा सा वाटर ड्रॉप जो है जो कि करीब करीब 1/4 है आउंस ऑफ द साइज ऑफ द बेसिडियोस्पोर, ये क्या करेगा, बेसिडियोस्पोर का 1/4 साइज का ये वाटर ड्रॉप जो होता है ये निकलता है और ये जाकर कहाँ चला जाता है, बेसिडियोस्पोर जो है ये या ग्रो करेगा। ठीक ये क्या करेगा कि इसके नीचे से एक छोटा सा वाटर ड्रॉप जो कि बेसिडियोस्पोर की भी कितनी साइज है, 1/4 साइज का होता है, वो ऊपर की तरफ आता है और उसकी वजह से ये जो बेसिडियोस्पोर है ये शूट आउट हो जाते हैं, मतलब एक जगह से निकल कर ये जो बॉडी है इसमें से निकल कर एक जगह दूर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो वाटर ड्रॉप होता है ये इन बेसिडियोस्पोर को बाहर बाउंस करके
दूर जाने में मदद करता है। तो वही ये वाटर ड्रॉप इधर कर रहा है, तो सडनली ये शॉर्ट अवे हो जाते हैं, मतलब ये बाहर निकल जाते हैं और स्टिग्मा से, और यहाँ पे ये वाटर ड्रॉप को अपने साथ भी लेके जाते हैं। मतलब ये जो बेसिडियोस्पोर है इसको निकलने में वाटर ड्रॉप मदद करेगा, और उसके साथ में जब ये निकलेगा तो वाटर ड्रॉप को अपने साथ लेकर जाएगा। और जब ये बेसिडियोस्पोर को एक सही तरह का सबस्ट्रेटम मिल जाएगा, या तो कह लो जैसा इसको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इसको मॉइस्चर चाहिए बहुत ज्यादा, डैम प्लेसेस चाहिए, वो सारी जगह इसको मिल गई, तो ये वहां ग्रो करेगा और जर्मिनेट करके बेसिडियोस्पोर कौन सा माइसीलियम बनाएगा, प्राइमरी बच्चों की सेकेंडरी, प्राइमरी, है ना। तो ये प्राइमरी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को बनाएगा। अब इसके अंदर पॉजिटिव स्ट्रेन भी हो सकता है और नेगेटिव स्ट्रेन भी। अब ये दोनों माइसीलियम फ्यूज करेंगे, फिर यहाँ से एक नया तरह से एक नई बॉडी बन जाएगी, यही होगा। तो इस तरह से इनके अंदर बच्चों ये लाइफ साइकिल इनकी चलती है। तो आई होप अगैरिकस जो है बच्चों आप लोग को अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग के पास अस्टिलैगो। अस्टिलैगो के बारे में जान लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपको जीनस जो कि बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर पढ़ना है वो है अस्टिलैगो। देख लेते हैं अस्टिलैगो क्या है। बच्चों याद करिए पक्सीनिया के बारे में जब मैंने बताया था, आप बोलेंगे मैम पक्सीनिया क्यों यहाँ शुरू कर दी। तो बच्चों पक्सीनिया इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि आपने इसका एक कॉमन नाम याद किया था पक्सीनिया का। क्या नाम था वो बच्चों? तो वो नाम था पक्सीनिया का, जो दूसरा नाम था वो था रस्ट डिजीज था, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे पक्सीनिया को रस्ट डिजीज बोलते हैं, तो बच्चों अस्टिलैगो को क्या बोलेंगे? अस्टिलैगो जो होता है इसको दूसरा नाम दिया गया है स्मट डिजीज। अब आप बोलेंगे मैम तो आप तो इसमें भी सिंपल बता सकती थी, इसके लिए पक्सीनिया बताने की जरूरत क्या थी? तो बच्चों दोनों को कंपेयर करना जरूरी है, नहीं तो आप क्या करेंगे आपको पता है, आप सबसे बड़ी गलती यही करेंगे, आप रस्ट डिजीज में लिखेंगे, स्मट डिजीज इसमें लिख के आएंगे। ये गलती आप सबसे ज्यादा करते हैं। जब एक जैसे मिलते जुलते टर्म आपको कहीं दो जगह मिल जाए तो दोनों को पहले एक दूसरे के आमने सामने लाइए, दोनों को कभी एक जगह एक साथ में एक जगह लिख दीजिए, जिससे आप दोनों को एक साथ में पढ़ पाए। एक पढ़ा छोड़ दिया फिर दूसरा पढ़ा तो वो एग्जाम तक जाते आते कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इस चीज को समझिएगा और ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, आप कितने भी आगे पढ़ते हुए जाते हैं तो, है ना। ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कंफ्यूजिंग दो चीजें मिले उसको साथ कर दो, एक साथ देखो कि क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या एग्जाम में मैं ये गलती कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं, और कर सकती हूँ तो उससे अभी बचे जाए। तो इसीलिए आप याद रखिएगा बच्चों की पक्सीनिया में रस्ट डिजीज होता है। रस्ट किससे मैंने बताया था, क्योंकि ये ज्यादातर ऑरेंज कलर का होता है ना। और इसके अंदर जो अलग अलग स्पोर्स पाए जाते हैं वो किसी भी अगर प्लांट पे इन्फेक्शन करते हैं तो वहां पे एक लाल परत दिखाते हैं, जो कि जंग जैसा लगने पे, जंग लोहे पे जो जंग लगता है उस पे जो जैसा कलर आ जाता है वो कलर देता है। अब स्मट क्या होता है? तो अस्टिलैगो को स्मट डिजीज कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसा कलर है, आइए जान लेते हैं। चलो, तो अस्टिलैगो जो होता है बच्चों सबसे बड़ा जीनस है किस फैमिली का? अस्टिलैगो अस्टिलैगिनेसी का, और इसमें 400 से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंडिया में इसकी 108 स्पीशीज जो है वो पाई गई है। जितनी भी स्पीशीज है वो पैरासिटिक होते हैं, समझ रहे हैं। पैरासिटिक है मतलब कि क्या, लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे। अगैरिकस कैसा था बच्चों? सैप्रोफिटिक था। अब देखो ऐसे कंपेयर करके पढ़ा करिए। अब आपने उसमें पहले क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया कि अगैरिकस जो होता है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरी तरह से यहाँ पे ये सैप्रोफिटिक है। अब याद रखिएगा, लेकिन अस्टिलैगो जो है वो पैरासिटिक है। इससे पहले पक्सीनिया पढ़ा था वो भी पैरासिटिक था, याद रखेंगे, समझ रहे। चलो, और ये इन्फेक्ट किस पार्ट को करते हैं? प्लांट के सिर्फ और सिर्फ जहां पे फ्लोरल पार्ट होता है बच्चों, उसी पे इस फंगस का इन्फेक्शन लगता है। अब ये फ्लोरल पार्ट क्या होता है? तो बच्चों कोई भी प्लांट है उसमें सबसे पहले फूल आता है, फूल आने के बाद ना उसमें फ्रूट आएगा या सीड आएगा। तो आप जान लीजिए कि जब फूल उगता है किसी भी प्लांट पे, उसी समय पे ये वाला जो फंगस है वो यहाँ पे अटैक करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा ये प्लांट के किस हिस्से पे अटैक करते हैं? तो वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ ये जो फ्लोरल पार्ट्स है। तो फ्लोरल पार्ट्स को ये अटैक करते हैं, जैसे कि वीट के फ्लोरल पार्ट को, बार्ली के फ्लोरल पार्ट को, ओट्स के, मेज के, शुगर केन, बाजरा, राई, वाइल्ड ग्रासेस, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लोरल पार्ट पे अटैक करता है ये अस्टिलैगो के अलग अलग स्पीशीज। ठीक, आपके सामने देखिए इधर बच्चों डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं तो ये भुट्टा है एक्चुअल में, है ना। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कुछ ये पर्पल कलर के छोटे मोटे मोटे स्पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, या धब्बे जैसे देखने को मिल रहे हैं। यही जो ब्लू कलर के स्पोर्स हैं वो और कुछ नहीं है, ये अस्टिलैगो द्वारा किया गया अटैक है इस प्लांट के पार्ट पे।
अब आप देख रहे होंगे कि ये जो प्लांट है जिसमें भुट्टा होता है, ये एक्चुअल में फ्लोरल पार्ट है ना, स्टेम पूरे प्लांट का। प्लांट में नीचे लीव्स भी है, स्टेम भी है, लेकिन देखिए इसका अटैक सिर्फ कहाँ हुआ है, जहां पे फ्लावर या फ्रूट हो गया है ना, क्योंकि फ्लावर ही आगे फ्रूट बनाता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो भुट्टा जहां पे हुआ है उसी के अगल बगल ये ब्लू कलर के पैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि अस्टिलैगो के अटैक को दर्शाता है। ठीक, अस्टिलैगो वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, अस्टस, जिसका मतलब होता है जला हुआ। ठीक, और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं ये एक कैसा अपीयरेंस दिखाते हैं, जैसे मैं अस्टिलैगो के अलग अलग स्पीशीज की बात करूं तो ये जहां पे भी अटैक करेंगे ना, आगे चल के ये उस अटैक वाली जगह को पूरी तरह से काला कर देते हैं, सूटी पाउडरी कर देते हैं। जैसे कि कोई चीज आप जला दीजिए तो जो राख जैसा बचता है ना, बिल्कुल ये वैसा अपीयरेंस देते हैं जब भी ये जिस भी प्लांट पे अटैक करेंगे। और साथ में ढेर सारे स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं किसी भी होस्ट के पार्ट पे, और वहां पे हमेशा ये जला हुआ अपीयरेंस देते हैं। इसी जले हुए अपीयरेंस की वजह से ये जो अस्टिलैगो है इसको हम लोग बोलते हैं, इसके द्वारा किए गए डिजीज को हम लोग बोलते हैं कि ये स्मट डिजीज कॉज करता है, क्योंकि स्मट का मतलब होता है जला हुआ। आप समझ गए। अब पक्सीनिया के लिए क्या याद रखना है, जंग लगा हुआ, और उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, रस्ट। जबकि अस्टिलैगो के लिए क्या वर्ड यूज होगा, स्मट, क्योंकि वो जला हुआ है। वो रेड कलर दे रहा था, ये जबकि कैसा कलर देगा, ब्लैक कलर देगा। देखिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है एकदम, तो दोनों को मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो ब्लैक डस्टी मास है स्पोर्स का, वो एक सूट या स्मट जैसा दिखता है, इसीलिए इनको ज्यादातर एक स्मट फंगस या इनके द्वारा किए गए डिजीज को हम स्मट डिजीज बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो अस्टिलैगो, जैसे मैंने कहा था पक्सीनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी तरह अस्टिलैगो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अस्टिलैगो में भी याद रखिएगा ये स्मट डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि यहाँ पे भी ये क्या होता है कि ये फ्लोरल पार्ट जो है प्लांट का सिर्फ उसी पे अटैक करेगा, और इसमें भी किस तरह के स्पोर्स हैं, लाइफ साइकिल कैसी है उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन, इनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या बेसिडियोस बडिंग होता है, किसमें होगा, जो बेसिडियोस्पोर्स बने हैं। अब आप कंफ्यूज मत करिएगा कि मैम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिडियोस्पोर क्यों दिया है। बच्चों बेसिडियोस्पोर में ये बडिंग या फ्रेगमेंटेशन से नई बॉडी बन रही है, यहाँ कोई स्पोर नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं। तो बेसिडियोस्पोर तो किसमें बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये स्पोर है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन या बडिंग के जरिए होता है, और साथ में यहाँ पे कोनिडिया भी बनता है, समझ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं थोड़े से एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्योंकि कोनिडिया जो है सबसे खास किसका होता है, एस्कोमाइकोटिना के कैरेक्टर्स था, कि वहां पे असेक्सुअल स्पोर्स जो थे वो कोनिडिया था, जबकि सेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइकोटिना के कौन थे, एस्कोस्पोर थे। यहाँ पे बेसिडियोमाइकोटिना के जितने जीनस है वो हम पढ़ रहे हैं, तो इसके जितने भी स्पोर होंगे सेक्सुअल स्पोर, उनको बेसिडियोस्पोर कहेंगे। लेकिन कुछ जगह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे पहले जो हमने अगैरिकस पढ़ा उसमें क्लेमाइडोस्पोर था। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन बडिंग के अलावा यहाँ पे कोनिडिया के जरिए भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं, हाउएवर इट इज ऑफ रेयर ऑक्यूरेंस, मतलब ये बहुत ही कम केसेस में पाया जाता है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से करें। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बेसिडियोमाइकोटिना में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस एकदम कम होते हैं, ठीक। बट साइंस है, और साइंस है तो हमेशा एक्सेप्शन लगा रहता है। सब पढ़ रहे हैं कि नहीं होता है, नहीं होता, अचानक से आगे होता है, तो भाई एक्सेप्शंस, साइंस में तो एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं, ठीक। अब आते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो हम जानते ही हैं कि भाई अस्टिलैगो भी एक तरह का बेसिडियोमाइकोटिना का ही ग्रुप में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पूरी तरह से क्या करता है कि इसमें भी बेसिडियोस्पोर्स ही बनेंगे, और उसके साथ साथ बेसिडियोस्पोर्स के साथ बच्चों एक चीज और यहाँ याद रखनी है कि इसके अंदर टीलियोस्पोर्स या टेलियोटोस्पोर, दोनों में से कोई भी आप नाम बोल सकते हैं, ये भी स्पोर बनता है। याद करिए टेलियोटोस्पोर का नाम आपने सुना होगा जब मैंने पक्सीनिया पढ़ाया था, है ना। वहां पे हमने 5 अलग अलग तरह के स्पोर्स के बारे में पढ़े थे, सबका नाम याद रखिएगा बच्चों अच्छी तरह से, समझ रहे हैं। तो वहां पे याद करिए हमने टेलियोटोस्पोर भी पढ़ा था। तो टेलियोटोस्पोर या टीलियोस्पोर इसमें अस्टिलैगो में भी है। तो कुछ कुछ आप देखेंगे ना कि पक्सीनिया और अस्टिलैगो में कुछ सिमिलैरिटी भी है, कुछ इनमें कुछ सिमिलर आपको देखने को कुछ कुछ चीजें मिलेगी। जैसे देखिए इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोस्पोर के जरिए तो होता ही है, लेकिन साथ साथ टीलियोस्पोर की तरफ से भी होता है। बिल्कुल उसी तरह आपने देखा था कि पक्सीनिया में भी बेसिडियोस्पोर्स के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ 4 और तरह के स्पोर्स थे, पिकिनिडियोस्पोर्स थे, यूरिडोस्पोर्स थे, टिलियोटोस्पोर्स थे, ये सब भी आपको वहां देखने को मिले थे।
तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है, याद रखिएगा। तो इनमें भी ये दो तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, टेलियोस्पोर्स के जरिए और बेसिडियोस्पोर्स के जरिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के जरिए, बट बहुत ही कम केस में, याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, और कुछ चीजें जान लेते हैं। अस्टिलैगो बच्चों पूरी तरह से ऑटोइशियस होता है। ऑटोइशियस का मतलब ये होता है कि ये अपनी पूरी एक लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट बॉडी पर गुजारता है, ठीक। तो कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ऑन अ सिंगल होस्ट लिखा है ना। तो क्वेश्चन पूछता है बच्चों की व्हाट इज ऑटोइशियस, तो आपको याद होना चाहिए ऑटोइशियस क्या होता है। ये सिर्फ एक ही अपनी पूरी लाइफ की गुजारा किसी एक होस्ट पर करेगा, या तो वीट पे या तो बार्ली पे, मतलब किसी एक प्लांट को उसने चूज कर लिया, उसी पे अपनी अपनी पूरी लाइफ साइकिल चलाएगा। लेकिन याद करिए, अब इसको पक्सीनिया से कंपेयर करते हैं, हम चल ही रहे हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि पक्सीनिया कैसा था। तो याद करिए बच्चों, पक्सीनिया जो था, जैसे एक हमने स्पीशीज वहां पे पढ़ा था, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी, तो वो क्या कर रहा था, वो अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट पे कंप्लीट कर रहा था, याद आ रहा है। एक था आपका वीट प्लांट और दूसरा था बारबेरी प्लांट, था ना। तो वहां पे दो प्लांट्स थे जिसपे वो अपनी लाइफ साइकिल चला रहा था, जबकि ये उसका उल्टा है, ये ऑटोइशियस होता है, ये अपनी एक लाइफ साइकिल को सिर्फ एक ही होस्ट प्लांट पे कंप्लीट करेगा, और वो ऐसा था पक्सीनिया कि वो अपनी एक ही लाइफ साइकिल को दो प्लांट पर कंप्लीट करेगा। तो ये सारे टर्म्स याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंगल होस्ट पे कंप्लीट करता है, ऑर्गन्स यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, लेकिन दो तरह के स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे पूरी लाइफ साइकिल में, और वो दो स्पोर, एक तो बेसिडियोस्पोर ही होगा क्योंकि बेसिडियोबाइकोटिना के अंदर आता है अस्टिलैगो, और दूसरा याद रखिएगा टीरियोटोस्पोर, ठीक। जबकि अगैरिकस में देखा तो सिर्फ बेसिडियोस्पोर्स थे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां की लेकिन खासियत क्या थी बच्चों, अभी आपने अगैरिकस जो पढ़ा उसमें खासियत है प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम बनने की, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनने की, तो वो याद रखना है आपको। सबकी जो जो खास बातें हैं बच्चों, हर एक जीनस का में अपना एक कुछ खास है, उसी खास चीज को याद रखना है। बाकी जो जनरल है वो तो मैं आप लोग को जब सब डिविजन बता रही हूँ तभी बता दे रही हूँ कि एस्कोमाइकोटिना के ये कैरेक्टर है, वो भाई सभी में आना है, जितना भी जीनस उसके अंदर आएगा। बेसिडोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टर बता रही हूँ, वो सभी में आना है। तो जनरल कैरेक्टर के लिए आप ये सब पढ़ लीजिए, बाकी जो खास खास चीजें सिर्फ उसी के लिए आपको जीनस पढ़ना है, उसको क्या वो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो उसको बाकी जीनस से अलग बनाता है, बस ये याद रखना है। अब ये देख लीजिए बच्चों, इसके अंदर ये रिप्रोडक्शन का ये पूरा इसका जो लाइफ साइकिल है वो चल रहा है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल देख लीजिए, तो ये देखिए पूरा लाइफ साइकिल है, इसमें किस तरह से ये पूरा चल रहा है। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग ने यहाँ पे देख लिया कि इसमें क्या हो रहा है कि ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे कि कहाँ से इसको शुरुआत किया जाए, देखिए ये शुरू करते, चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं बेसिडियोस्पोर्स से, क्योंकि यही इनके सेक्सुअल स्पोर है, इन्हीं के अंदर ये क्षमता है कि वो एक नई बॉडी बनाएंगे। तो ये रहा बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, ये बेसिडियोस्पोर्स है। अब ये बेसिडियोस्पोर्स जब बाहर आ रहे हैं तो देखिए अगर बडिंग हो रही है, मतलब यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इधर एक बडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पूरा स्पोर था इसके अंदर से देखिए एक नया माइसीलियम बाहर निकल रहा है। तो पहला जो माइसीलियम निकलेगा वो कैसा होगा, बेसिडियोस्पोर से जो माइसीलियम निकलेगा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। तो देखिए यहाँ पे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम निकल रहा है। अब इसमें भी आगे चल के इसी मोनोकैरियोटिक माइसीलियम से क्या बन जाता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। मतलब अगर एक मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है तो इससे आगे अगर ये ब्रांच किया, ये नया माइसीलियम बनाया, तो अब ये जो माइसीलियम बनाएगा वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम लेकिन बनाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीजें हैं, तो इस तरह से मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना रहा है। देखिए इसमें दोनों चीजें दी है कि इसमें आगे की तरफ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है और नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये वापस से जाके ये देखिए पूरा जो प्लांट आपको दिख रहा है ये भुट्टे का है, ठीक है। तो इस पे क्या करेगा, इसके ये फ्लोरल पार्ट है, ऊपर का ये फ्लोरल पार्ट है, फ्रूट पार्ट है, इसी पर तो अस्टिलैगो अटैक करता है। यही तो खासियत है इसकी कि हमेशा ये प्लांट के सिर्फ फ्लोरल पार्ट्स को अटैक करेगा। तो देखिए ये इस पे अब अटैक करेगा, अटैक करने के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। तो इस तरह से क्या कर रहा है कि ये इस होस्ट बॉडी के सेल में जा रहा है, वहां पे किस तरह से ये स्पोर्स बना रहा है। अब भाई यहाँ पे तब तक ही आपको अटैक डिजीज नहीं दिखेगी इस फ्लोरल पार्ट पे जब तक वो कलर ना आए, और कलर किसकी वजह से आएगा, कलर आएगा स्मट स्पोर्स की वजह से। तो इसी वजह से माइसीलियम वाला पार्ट तो अटैक करता है, लेकिन अटैक करने के बाद जब डिजीज दिखेगी तो वो डिजीज तभी दिखेगी जब यहाँ पे आपको ये स्पोर्स दिखेंगे। तो ये जो स्पोर्स हैं वो कौन से हैं, ये है स्मट स्पोर्स। तो ये स्मट स्पोर्स आपको इधर दिख रहे हैं, इसके अंदर देखिए ये दो दो न्यूक्लियस हर एक स्पोर में है।
इसी की वजह से अब आपको इस पे ब्लैक कलर देखने को मिलेगा जो कि स्मट डिजीज को दर्शाता है। अब इसमें देखिए ये जो स्पोर होते हैं ना बच्चों, इस स्पोर में भी 2 लेयर होती है, ठीक है। आउटर लेयर जो होती है इसको कहा जाता है एक्साइल, और जो इसके अंदर वाली लेयर होती है इसको कहा जाता है एंटाइम। ये 2 लेयर से मिलकर बनता है। अब आगे चल के ये क्या होगा, अब फिर इसमें शुरुआत होती है कैरियोगैमी की, क्योंकि देखिए इसमें 2 न्यूक्लियस है ना बच्चों, तो ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेगा, फ्यूज करेगा, तो कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी होगा तो फिर इससे अब ये जो स्पोर है इससे अब क्या हो रहा है, इसमें से बाहर निकल रहा है ये माइसीलियम। अब माइसीलियम देखिए ऊपर बाहर आ रहा है, तो जिससे आएगा वो बेसिडियम कहलाएगा, और बाहर आएगा बेसिडियल सेल, उसी वही जर्मिनेट करके बेसिडियोस्पोर बनेगा। तो याद रखना है इस तरह से ये पूरी साइकिल जो है वो चलती है। बेसिडियोस्पोर्स के साथ साथ टेलियोटोस्पोर्स भी बीच बीच में बनते रहते हैं, ठीक है, जो कि इनके लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है। तो बच्चों इस तरह से अस्टिलैगो की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, इस तरह से इसके अंदर सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट सब डिवीजन है हमारा ड्यूटेरोमाइकोटेना। ड्यूटेरोमाइकोटेना के बारे में जान लेते हैं। तो ड्यूटेरोमाइकोटेना क्या है, अभी तक हमने एस्कोमाइकोटेना पढ़ा, बेसिडियोमाइकोटेना पढ़ा, अब ड्यूटेरोमाइकोटेना की क्या खास बातें हैं वो देख लेते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज कह लो, मतलब इसके अंदर का जो आप क्लास है ड्यूट्रोमाइसिटीज आएगा इसके अंदर। तो इस ऐसे फंजाई हैं जिनके पास कोई भी सेक्सुअल स्टेट नहीं होता, मतलब अकेला ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है बच्चों ड्यूट्रोमाइकोटेना जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्या मैंने अभी तक कहीं पे भी इसका जिक्र किया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो? कहीं नहीं हमने देखा। हमने एस्कोमाइकोटेना पढ़ा, वहां भी हमने देखा कि एस्कोस्पोर बनते हैं जो कि सेक्सुअल स्पोर है। बेसिडोमाइकोटेना पढ़ा, वहां भी हमने देखा कि बेसिडियोस्पोर पढ़ते हैं। जाइगोमाइकोटेना पढ़ा, वहां पे भी हमने देखा कि वहां जाइगोस्पोर बनता है ना। लेकिन यहाँ पे ये अकेला ऐसा एडवांस्ड फंजाई है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इस वजह से इसको दूसरा नाम दिया गया है बच्चों कि ये कहलाते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या कहलाते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक। कोई परफेक्शन नहीं है। क्यों? परफेक्शन कब कहलाएगा फंजाई? जब उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और यहाँ पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। क्वेश्चन पूछ सकता है इम्परफेक्ट फंजाई किसे कहते हैं, याद रखिएगा ड्यूट्रोमाइकोटेना को कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसी इनको यहाँ पे एनामॉर्फिक फंजाई भी कहते हैं। देख रहे हैं, एक तो बोलते हैं कि इनको फंजाई इम्परफेक्ट ही बोलते हैं, इम्परफेक्ट ही समझ लेना, इम्परफेक्ट कोई कहा जा रहा है, या तो इम्परफेक्ट फंजाई बोलिए या फंजाई इम्परफेक्ट ही बोलिए, बात एक ही है। इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, परफेक्ट नहीं है ये। जैसा कि एक फंगस को होना चाहिए, जैसा कि उसको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करना चाहिए, वो चीज उनमें नहीं होती, इसीलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई या एनामॉर्फिक फंजाई भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये पूरी तरह से टीलियोमॉर्फिक भी होते हैं। टीलियोमॉर्फिक या जो मियोटिक स्टेज है, ये सॉरी यहाँ पे जो टीलियोमॉर्फिक या मियोटिक स्टेज है बच्चों वो भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मियोसिस तो तब होता है ना बच्चों जब दो अलग अलग तरह के स्ट्रेन के हाइफी, ये एक पॉजिटिव स्ट्रेन का हाइफी है, नेगेटिव स्ट्रेन का हाइफी है, दोनों फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके एक डाइप्लॉइड जाइगोट बनता है, तभी ना मियोसिस होता है। अब यहाँ पे तो शुरू में ही हो गया कि भाई इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन का जो माइसीलियम या हाइफी है वो फ्यूज ही नहीं करेगा, और फ्यूज ही नहीं करेगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो मियोसिस क्यों होगा? समझ रहे? तो देखिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कि एक ने बोला कि भाई पहला पॉइंट ने कहा कि ये इम्परफेक्ट फंजाई है, क्यों कहा? क्योंकि इनको इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तीसरे में यही कहा गया है कि इनके अंदर मियोटिक स्टेज भी नहीं होती, ये भी एब्सेंट है, ठीक। क्यों है इसका रीजन मैंने दे दिया। अब ये देखिए ये सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट होंगे, एडवांस फंजाई में आते हैं तो भाई सेप्टेट माइसीलियम होगा, ठीक। ये यहाँ पे दिया है कि दे डू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ये एक ऐसे हैं जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल स्टेट जो होती है, मतलब प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, ये सारी स्टेजेस इनमें नहीं आएगी, वो चीजें नहीं होती, ठीक है। तो ज्यादातर हम देखेंगे बच्चों की ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा इनके अंदर, और वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जाना है कि क्या क्या स्पोर्स बनते हैं, या तो जूस्पोर बनते हैं, या तो ये सारे जनरल कैरेक्टर मैंने बताया था बच्चों फर्स्ट लेक्चर में, तो इनके अंदर या तो जूस्पोर बनते हैं, या तो अप्लानोस्पोर बनते हैं, या तो कोनिडिया बनता है,
तो यहाँ पे भी आप देखेंगे बच्चों की कोनिडिया की मदद से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनमें एब्सेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अभी मैं आगे आपको एक जीनस इसमें पढ़ाऊंगी ड्यूट्रोमाइकोटिना में, तो उसमें आप देखेंगे कि कोनिडिया से रिप्रोडक्शन हो रहा है, कोई अलग तरीके से कोई नया स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरह से ये कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे यही हमें देखना है, एक तरह से कहीं ना कहीं देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इनके अंदर एब्सेंट है, तो इसके अंदर जो आप जीनस पढ़ेंगे वो बहुत सिंपल होगा, क्योंकि लाइफ साइकिल को जो लंबा और बड़ा बना देता है या कॉम्प्लेक्स बना देता है वो सेक्सुअल साइकिल ही होती है। और ये शुरुआत में ही पता चल गया कि भाई ड्यूट्रोमाइकोटिना तो इम्परफेक्ट बन जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होना है, तो इसलिए लाइफ साइकिल भी इनकी सिंपल ही बनेगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोनिडिया के जरिए ही ज्यादातर ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो ये कैरेक्टर्स है बच्चों ड्यूट्रोमाइकोटिना के। कुछ एक आध दो कैरेक्टर्स और होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या है वो एक आध दो कैरेक्टर्स बता देती हूँ। एक तो आपने एक दो चीजें जान ली, जैसे कि ये इम्परफेक्ट है, जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते, जैसा कि ये कोनिडिया के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है कि इनके अंदर बच्चों जब इनका माइसीलियम बन रहा होता है ना, तो इनके अंदर क्लैंप कनेक्शंस बनते हैं। क्या बनता है? क्लैंप कनेक्शंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, अभी बताऊंगी मैं आगे चल के क्लैंप कनेक्शंस होते क्या है। अभी थोड़ा सा सब्र रखिएगा, अभी बस ये जानते रहिए कि क्लैंप कनेक्शंस भी इनके अंदर पाए जाते हैं, क्लैंप कनेक्शंस इनके अंदर होता है। क्या होता है क्लैंप कनेक्शंस, क्या है ये? एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि ड्यूट्रोमाइकोटिना में ही सिर्फ होता है, इनके बारे में आगे अभी बताऊंगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और इसमें बच्चों सबसे पहला जीनस हम देख लेते हैं ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर जो आपको पढ़ना है, और वो है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया एक तरह का फंगस है जो कि ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर आता है। क्या है इसका हैबिटेट, कैसे ये होते हैं देखने में, किस तरह के स्पोर्स बनाते हैं, कैसा इनका डिजीज दिखता है, कैसी इनकी लाइफ साइकिल है, वो सब देख लेते हैं। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये भी कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ना बच्चों, जो हर जगह पाए जाते हैं, है ना। कॉस्मोपॉलिटन वर्ड कुछ है ऐसा भयंकर नहीं समझेंगे, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर जगह पाए जाए। तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और पूरी तरह से ये एक वीक पैरासाइट के रूप में आते हैं। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग सैप्रोबिक है। स्ट्रॉन्ग सैप्रोबिक का मतलब है कि एक बहुत ही मजबूत सैप्रोफिटिक है ये, मतलब कि पूरी तरह से स्ट्रिक्ट तरह के सैप्रोफाइट हैं, मतलब डेड बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तो सैप्रोफिटिक है। और वीक पैरासिटिक भी है, मतलब कि कमजोर तरीके से ये एक पैरासिटिक नेचर भी दिखाते हैं। मतलब मैं कहूँ आम शब्दों में कि जो अल्टरनेरिया फंगस है ये डेड और लिविंग बॉडी दोनों पे पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में डेड बॉडी पे और कम ही केस में एक लिविंग बॉडी के ऊपर ये ग्रो करता है। ठीक, कॉमन स्पीशीज की बात करें, अल्टरनेरिया नाम आपने कई बार सुना होगा बच्चों, है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की अगर आपने तैयारी की होगी तो आपने पढ़ा होगा इन जी अलग अलग फंगस के बारे में जो कि बहुत भयंकर भयंकर डिजीज कॉज करते हैं। जैसे अल्टरनेरिया सोलानी, आई थिंक आपने सुना होगा ये नाम। इससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक डिजीज है जो कि अल्टरनेरिया की वजह से होती है, और इसका पूरा जो इस जीनस का नाम तो अल्टरनेरिया है, लेकिन स्पीशीज होती है सोलानी। ठीक है, जो स्पीशीज ये दर्शाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्लांट पर अटैक करेगा। तो अल्टरनेरिया तो जीनस है ना, इसके अंदर आपको बहुत सारे स्पीशीज दिखेंगे और हर एक स्पीशीज एक ही तरह के प्लांट को अटैक करेगा। जैसे अल्टरनेरिया सोलानी लिखा है, देखिए ए डॉट लिखा है, मतलब समझ जाइएगा कि अल्टरनेरिया लिखा है। तो अल्टरनेरिया सोलानी की वजह से पोटैटो पे डिजीज होती है, जिसको हम लोग अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। वही अल्टरनेरिया टेनियस जो है उसके वजह से ब्लैक स्पॉट डिजीज होती है वीट पे। ठीक है, कुछ पैरासिटिक स्पीशीज है जैसे कि यहाँ पे मतलब कुछ ये लिविंग बॉडी में भी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि ये हे फीवर कॉज करते हैं। और कुछ सैप्रोबिक स्पीशीज जो है उसमें यहाँ पे ये क्या करते हैं, कल्चर मीडिया पे या डेड प्लांट पार्ट्स पे भी ये ग्रो करते हुए देखे जाते हैं। अल्टरनेरिया सोलानी जो है पोटैटो के जो पत्तियां होती है, जब ये प्लांट क्रॉप में फील्ड में लगा रहता है पोटैटो, तो उनकी पत्तियों पे क्या करता है, स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है, और यहाँ से ये क्या होता है कि ये एक ब्लाइटेड अपीयरेंस देता है। अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, ये देखिए ये पत्तियां हैं और पत्तियों पे ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है ना, देखिए दूर दूर पे कैसा दिख रहा है, एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है और सेंटर पे थोड़ा सा येलो ऑरेंज स्पॉट दिख रहा है। तो इस तरह से इनकी पत्तियों पर स्पॉट देखने को मिलता है जब अल्टरनेरिया अटैक किया रहता है। ठीक है,
तो एक ब्लाइटेड अपीयरेंस देता है। स्पॉट्स जो है इसमें जो स्पॉट्स जो धब्बे इसके लीव्स पे आते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और पूरी तरह से एक पेल ब्राउन या डार्क कलर के होते हैं। और शेप की बात करें तो थोड़ा सा एंगुलर शेप में होंगे या कुछ ओवल शेप में होंगे या कुछ सर्कुलर शेप में होंगे। इस तरह से ये स्पॉट्स आपको एक प्लांट की बॉडी पर देखने को मिलेगा जब अल्टरनेरिया की बात होती है। ठीक है, आगे आते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर और इनके अंदर होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो माइसीलियम जो है, माइसीलियम में हाइफी है जो कि लाइट ब्राउन कलर का होता है। बच्चों देखिए जैसा माइसीलियम का कलर होगा, जैसा स्पोर का कलर होगा, वही कलर आपको प्लांट पे देखने को मिलेगा। तो इनका जो माइसीलियम है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है अर्ली स्टेजेस में, बट जैसे जैसे इनका अटैक बढ़ता है, जैसे मैं कहूँ कि तुरंत का एक पोटैटो है जिस पर अल्टरनेरिया सोलानी जो है वो अटैक किया है, तो शुरुआत में इसका माइसीलियम जो है वो लाइट ब्राउन कलर का दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये काफी ज्यादा डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, काफी स्लेंडर हो जाते हैं, मतलब पतले पतले हो जाते हैं, सेप्टेट हो जाते हैं। सेप्टेट तो होगा ही माइसीलियम, मतलब सेप्टा या वॉल पाया जाएगा। बच्चों अब तो ये हमारा ये यूनिट जो है वो समाप्त होने वाला है। अब सेप्टेट और सेप्टेट तो क्लियर हो गया होगा, सिनोसिटिक तो क्लियर हो गया होगा, माइसीलियम तो क्लियर हो गया होगा। एटलीस्ट जो लोग मेरी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं उन्हें इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। इतना तो भरोसा मुझे भी अपने पढ़ाने पे है और आई थिंक आप लोग ये भरोसा नहीं तोड़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। काफी ज्यादा प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है, मतलब सटे सटे हुए सारे हाइफी होते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं, प्रोफ्यूज ब्रांच होते हैं। अर्ली स्टेजेस में देखा जाए तो हाइफी इंटरसेल्युलर होते हैं, लेकिन आगे चल के ये इंट्रासेल्युलर हो जाते हैं किसी भी होस्ट बॉडी या प्लांट के अंदर। ठीक, रिप्रोडक्शन पे अब आते हैं। ठीक है, तो हाइफी में हमने कुछ खास नहीं जाना बच्चों, सभी जानते हैं इनका। हाँ, कलर याद रखिएगा कि शुरुआत में ये जब अटैक करते हैं प्लांट पे तो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, आगे चल के डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। बाकी चीजें सेप्टेट होना, यूनिन्यूक्लिएटेड होना, ये सारी चीजें आपको पता ही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है बच्चों वो अल्टरनेरिया जो है जीनस जो है ये रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें भी एक्सेप्शन होगा कि कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट ज्यादातर में जो अभी आप पढ़ रहे हैं अल्टरनेरिया खासकर, ये एक तरह का ऐसा ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर आता है जो कि पूरी तरह से ड्यूट्रोमाइकोटिना का ही कैरेक्टर दिखाएगा, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अल्टरनेरिया के अंदर, और वो भी किसके थ्रू होगा, कोनिडिया के जरिए, कॉल्ड द कोनिडिया। तो कोनिडिया के जरिए इसके अंदर असेक्सुअल स्पोर सिर्फ बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर नहीं बनेंगे, याद रखिएगा। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कोनिडियोफोर के ऊपर। फोर आ गया वर्ड बच्चों फिर से, इसका मतलब क्या है, उसी ब्रांच पे। कोनिडियोफोर वो ब्रांच है, ब्रांच पे जो स्पोर बनता है उसको कोनिडिया बोल रहे हैं। तो कोनिडियोफोर पे ये बनेंगे और ये काफी ज्यादा स्ट्रेट होते हैं, छोटे छोटे डार्क कलर के ये भी स्ट्रक्चर होते हैं कोनिडियोफोर जो होते हैं, और ये होस्ट बॉडी से बाहर आते हैं स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, जैसे मैं स्टोमेटा आपने जानते ही है ना बच्चों, इतना तो जानते ही होंगे कि स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स हैं जहां से गैसेस का लेन देन होता है, मतलब CO2 का अंदर आना जाना, O2 का अंदर, O2 का बॉडी में से बाहर जाना, और साथ में ट्रांसपिरेशन। ये दोनों काम स्टोमेटा जो कि छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि लीव्स पे पाए जाते हैं उन्हीं के जरिए होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों, प्लांट्स में से पानी जो है वो उसका भाप के फॉर्म में बाहर निकलना, ऊपर जाना, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये होस्ट बॉडी से स्टोमेटा के जरिए बाहर आते हैं, मतलब स्टोमेटा अगर छोटे छोटे पोर्स हैं तो उन्हीं पोर्स के ऊपर से ही ये जो आपके कोनिडियोफोर हैं ये निकलकर बाहर आते हुए दिखेंगे आपको, वहीं से बाहर आते हैं। ठीक है, और जहां पे जो अगर सपोज करिए स्टोमेटा के अलावा भी जो पार्ट ऐसा है जो डैमेज हो गया है, कट गया है, उस जगह से भी ये बाहर आते हैं कोनिडियोफोर जो होते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से मल्टीसेप्टेट कोनिडिया होते हैं और ये हमेशा कोनिडियोफोर के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे चल के ये टर्मिनल सेल बनाते हैं और एक बड जैसा ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे होंगे भी बताऊंगी, कोनिडिया के बारे में घबराएंगे नहीं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, यही है कोनिडिया। ठीक है, कैसे होते हैं ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये शुरुआत में कुछ इस तरह के रहते हैं, दो तीन ऐसा सेप्टा बनता है और एक ऐसा रहता है। ठीक है, इस तरह से कोनिडिया दिखता है इनका, इनकी कोनिडिया इनकी खासियत है अल्टरनेरिया की। ठीक है, याद रखेंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि अल्टरनेरिया का कोनिडिया कैसे होता है, कई बार इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आते हैं। तो कोनिडिया जो है बच्चों काफी बड़े बड़े डार्क कलर के और राउंड बेस और पॉइंटेड टिप इनकी होती है, मतलब देख रहे हैं मैंने ऊपर से देखिए इनको थोड़ा पॉइंटेड बनाया है और नीचे की तरफ से काफी गोल है, तो इस तरह से ये देखने में होते हैं। और आगे चल के इनका एक चोंच जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे देखिए बीक जैसा स्ट्रक्चर,
समझ रहे हैं? चोंच कैसी होती है, चिड़िया कैसे निकली हुई होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से इसका जो एंड टिप है वो आपको ऐसा चोंच जैसा दिखेगा। तो ये बीक जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये खासियत है। कोनिडिया आपने देखा है ना बच्चों की, एस्कोमाइकोटिना के अंदर भी बनना था, वहां पे भी जो असेक्सुअल स्पोर बने थे वो कोनिडिया ही थे, लेकिन यहाँ पे जो असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, इनकी खासियत है कुछ, इनके स्ट्रक्चर में, इनके बनावट में। तो याद रखिएगा अल्टरनेरिया के जो कोनिडिया है वो काफी अलग है बाकी के कोनिडिया से। कैसे अलग है? इनके स्ट्रक्चर में नीचे से गोल है, ऊपर से ये पॉइंटेड है, और ऊपर की तरफ ये बीक जैसा स्ट्रक्चर, चोंच जैसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कोनिडिया के अंदर ढेर सारे वॉल या सेप्टा पाए जाते हैं, ठीक। और सेप्टा जो है वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होता है। ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है बच्चों? ट्रांसवर्स मतलब ऐसा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा, ठीक है। तो लंबाई में जो सेप्टा होगा उसे लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, और जो ऐसे 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 होगा उसे हम लोग ट्रांसवर्स कहेंगे। तो दोनों तरह के सेप्टा इस तरह से, ऐसा ऐसा रहा तो लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा रहा तो ट्रांसवर्स, दोनों तरह के सेप्टा जो है वो आपको इस कोनिडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। मैच्योर कोनिडिया जो है ये क्या हो जाएगा, जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा कोनिडिया, तो ये कोनिडियोफोर के ऊपर से बाहर आ जाएगा, और उसके बाद डिटैच होने के बाद में ये हवा की मदद से उड़ जाएगा, और जहां पे इसको मॉइस्चर मिला ये तुरंत जर्मिनेट करके 5 से 10 जर्म ट्यूब बना लेता है। इस तरह से इसके अंदर ना ट्यूब्स बनने लगते हैं बच्चों, ये जर्मिनेट जब करेगा तो, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा ये। तो ये रहता है बच्चों कोनिडिया। कोनिडिया के बारे में इसमें जानना है, क्योंकि अल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, जो भी है इनका लेना देना कोनिडिया से है। तो कोनिडिया से आपको टॉपिक पूछता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही छोटा टॉपिक है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को जूम करके दिखा देती हूँ। कोनिडिया ये देखिए ऐसा दिखता है, माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे ऐसा आंखों से नहीं दिखता है ये स्पोर, और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्लाइड के अंदर आपको ये स्पोर ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ना कई बार कि ऐसा होता है, ये चेंज ऐसे होते हैं कि एक कोनिडिया बना, उसके ऊपर देखिए दूसरा कोनिडिया, उसके ऊपर तीसरा कोनिडिया है, तो इस तरह से ये एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं, और सभी के अंदर सभी का जो एंड है वो ऐसा पॉइंटेड टाइप का होगा, सभी में सेप्टा होगा, कुछ ट्रांसवर्स कुछ लॉन्गिट्यूडनल, और इस तरह से ही रहते हैं। अब जिस ब्रांच के ऊपर रहेंगे उसको हम कोनिडियोफोर कहेंगे। तो इसी तरह से देखिए आपको ढेरों सारे स्ट्रक्चर इस स्लाइड के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को कोनिडिया कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो आज का टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊंगी, कुछ और एक आध जीनस आपका बच गया है, और बाकी सारे जीनस हमने कंप्लीट कर लिए ऑलमोस्ट। हम एक दो लेक्चर में ये यूनिट खत्म करने वाले, यूनिट 4। आई होप आपको मैं जितनी चीजें पढ़ा रही हूँ वो क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई करने का, ठीक है। तो अगर जाते जाते बच्चों आप भी ऐसे हैं जो कि अभी तक हमारा कोर्स नहीं परचेज किया, अगर आप भी घर बैठे बैठे पढ़ना चाहते हैं, हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे बच्चों देखिए जो कुछ कोर्सेज है जो हमारे यहाँ रन करते हैं वो है बीएससी मैथ्स का, बीएससी बायोलॉजी का, बीएससी एग्रीकल्चर का, बीकॉम का। उसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स की जो टोटल एक बार की फीस है वो 1199 है, बहुत कम प्राइस है। इतने में आप पूरे 6 महीने का, एक सेमेस्टर का जो कोर्स होता है वो पूरा पढ़ ले जाएंगे। ये एक वन टाइम पेमेंट है, सिर्फ एक बार में आपको इतनी फीस देनी है और आप पूरा सेमेस्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो पूरे 5 महीने की होती है। देखिए हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है बच्चों, सिर्फ 2 यूनिट्स बचे हुए हैं, एक है 7th यूनिट और एक है 8th यूनिट, बाकी मैंने 6 यूनिट्स कंप्लीट कर दिया है। ये जो कोर्स जब आप एक बार परचेज करेंगे तो ये आपके पास पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, 1 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। उसके अलावा कोर्स के फीचर्स की बात करें बच्चों तो कोर्स में आप देख ही रहे हैं आपके पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जा रहे हैं। उसके अलावा ये जो सारे लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे नहीं जाते हैं बच्चों, इसमें से बहुत सारे लेक्चर्स हैं ऐसे हैं जो ऐप पे हमारे जाते हैं, और हमारा जो ऐप है वो है डीएनएस एजुकेयर ऐप। ये ऐप बहुत आसानी से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इस कोर्स को परचेज करना है तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप कॉल करके कॉन्टैक्ट करके सारे स्टेप्स फॉलो करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स में आपको लाइव डाउट सेशंस भी मिलेगा, हमारे नोट्स पीडीएफ आपको ये मिल ही जाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो बच्चों ये हमारे ऐप पे है ये पीडीएफ, ठीक है। उसके अलावा आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, मॉडल सैंपल पेपर मिल जाएगा, और समय समय पे मेरे थ्रू पर्सनली गाइडेंस मिलता रहेगा अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो आई होप बच्चों आज का ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी हमारा ये यूनिट 4 कंप्लीट होने वाला है। कंटिन्यू करिए रहेगा, जितने भी आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रहेगा। थैंक यू।